तो शुरू करते हैं भाई। चैप्टर 14। जैसे तुमने पहले पढ़ा, जिंदा जीव ऑर्गेनिज्म मतलब और ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और फैटी एसिड को सिंपल मॉलिक्यूल्स को इनडायरेक्टली तोड़ सके और काम करने के लिए एनर्जी निकाल सके। मतलब ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड को इनडायरेक्टली तोड़ सके और काम करने के लिए एनर्जी निकाल सके। इन कैटाबॉलिक रिएक्शन में के दौरान, इन कैटाबॉलिक रिएक्शन मतलब किसी एक कंपाउंड से का दूसरे दो उसमें टूट जाना। ठीक है, इन कैटाबॉलिक रिएक्शन के दौरान जो CO2 निकलती है वो जो है पॉइजनस होती है, बॉडी के लिए नुकसानदायक नुकसानदायक होती है, हार्मफुल होती है। ठीक है, इसलिए साफ है कि सेल को लगातार ऑक्सीजन मिलनी चाहिए और जो कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं उसे बाहर निकलना भी जरूरी है। एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेने की और सेल की CO2 बाहर निकालने के इस एक्सचेंज प्रोसेस को ही ब्रीथिंग कहते हैं। ठीक है, जिसे आमतौर पर रेस्पिरेशन भी कहा जाता है। आमतौर पर, यहाँ पे आम ही बात हो रही। ठीक है, इसलिए आमतौर पर कह दिया इन्होंने। ठीक है, जब तुम अपना हाथ चेस्ट पर रखते हो तो जो ऊपर नीचे मूवमेंट महसूस होती है वो ब्रीथिंग की वजह से ही होती है। ठीक है, तो भाई मतलब बहुत सिंपल और सस्ता सा एग्जांपल दे रखा है कि जब आप अपनी चेस्ट पे हाथ रखोगे तो आपको जो ऊपर नीचे मूवमेंट फील होगी वो ब्रीथिंग के कारण ही होगी। ब्रीथिंग मतलब सांस लेना। हाँ, सांस लेने के कारण ही होगी। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में बात करेंगे। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, भाई ये कुछ नहीं है, ऐड है जिस ऐप से मतलब ये PDF निकाल ली। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की बारे में बात करेंगे। हाँ, अलग अलग जानवरों में देखो क्वेश्चन आएगा इसमें से ही एक आधा अगर आएगा तो। ठीक है, चार्ट में से। बाकी ये तो वो है, मतलब बता देना, जैसे कहते हैं कि ये 5 पॉइंट आपको याद करने, तो ये वो है। ठीक है, अलग अलग जानवरों में ब्रीथिंग का तरीका अलग अलग होता है जो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। उनका हैबिटेट उनका हैबिटेट कैसा है और उनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उनका शरीर कितना कॉम्प्लेक्स है। मतलब जैसे कि कोई एनिमल अगर उस पर रह रहा है, वाटर में रह रहा, तो उसका हैबिटेट पे डिपेंड करेगा कि उसका रेस्पिरेशन कैसा है और उसके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे कि उसकी बॉडी मतलब एक सेल की बनी हुई है या टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, जो है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इस बात पर डिपेंड करेगा। तो ये चीज़ें हमें याद करनी पड़ेगी कि भाई स्पंजिस फ्लैट क्वेश्चन जो है इसी से ही आएगा, इसी से ही आएगा आंसू भाई, इसी से ही आएगा क्वेश्चन। ठीक है, लोअर इन्वर्टिब्रेट में कैसा हो, सिंपल डिफ्यूजन हो। अर्थवर्म में कैसा हो, मोस्ट क्रिटिकल हो। इंसेक्ट के अंदर कैसा हो, ट्रैकियल ट्यूब हो। इस पर तो बहुत ही पूछा जा, ट्रैकियल ट्यूब्स। ठीक है, एक्वाटिक आर्थ्रोपोड एंड मोलस्क, इनके अंदर भी काफी पूछा जाए। गिल्स, ध्यान रखियो, गिल्स गिल्स से होता है। स्पेशल वास्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर, क्या भयंकर बात लिखी हुई, वास्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर। वास्कुलराइज का मतलब आगे बताएंगे। ठीक है, फिलहाल आप याद कर लो कि इतनी बात याद कर लो कि लोअर इन्वर्टिब्रेट में सिंपल डिफ्यूजन, अर्थवर्म में मोस्ट क्रिटिकल, इंसेक्ट के अंदर ट्रैकियल ट्यूब और आर्थ्रोपोड के अंदर गिल्स, और टेरेस्ट्रियल हम जैसे कि हमारे अंदर लंग्स, जमीन पर रहने वाले हम है ना, जमीन पर रहने वाले लंग्स सही है ना। फिश के अंदर भी गिल्स से होता है। ठीक है, और ये तो हमारी बात होगी लंग्स की। ठीक है, और एम्फीबियंस ऐसे होते हैं लंग्स से भी सांस लेते हैं और अपनी मॉइस्ट स्किन से भी, जैसे कि फ्रॉग के बारे में तो स्पेशल आपने पढ़ाई होगा अलग से। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। वैसे कोई ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं इस चैप्टर में, अगर आप इसे जो है मतलब एक इसमें ना कपालभाति आपने करी होगी बचपन में पहले जब भी, तो कपालभाति की तरह आपको एक बस वो कैपेसिटी वगैरह फील करनी, अदरवाइज कुछ नहीं है। ठीक है, तो समरी पॉइंट देख लेते हैं क्या है। समरी पॉइंट, ब्रीथिंग वर्सेस रेस्पिरेशन। NCERT यहाँ कह रही है कि आम भाषा में, देखो मैं कह रहा था ना आम भाषा में, दोनों को एक ही माना जाता है, पर ध्यान रहे कि ब्रीथिंग सिर्फ हवा अंदर बाहर करना है, जबकि रेस्पिरेशन में एनर्जी बनाना भी शामिल है। मतलब एनर्जी भी बनाना शामिल है, ATP भी बनाना शामिल है रेस्पिरेशन में, एनर्जी भी बनाना शामिल है। ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन भी शामिल है। ठीक है, तो डिफ्यूजन जो है छोटे जानवरों में कोई स्पेशल फेफड़े, ओ ये कह रहे हो फेफड़े, हाँ इतनी भी हिंदी चाहिए थी भाई। डिफ्यूजन जो है छोटे जानवरों में कोई स्पेशल लंग्स नहीं होते, वो बस स्किन से ही सांस मतलब आर पार करते हैं। मतलब आप इसी भाषा में ध्यान रख सकते हो कि छोटे जानवरों के अंदर डिफ्यूजन होता है इनडायरेक्टली। ठीक है, वास्कुलराइज स्ट्रक्चर मैंने कहा था ना, वास्कुलराइज का क्या मतलब, वास्कुलराइज का मतलब है जिसमें खून की नलियाँ खून की नलियाँ खून जिसमें खून की नालियों की सप्लाई बहुत ज़्यादा हो, ताकि गैसियस एक्सचेंज फास्ट हो सके। मतलब बड़ी बड़ी तो नहीं कह सकते, पर इनके अंदर जो खून ब्लड होगा, जो ब्लड बह रहा होगा वो बहुत तेज़ी से बह रहा होगा। ठीक है, ताकि गैसियस एक्सचेंज फास्ट हो सके, खून की नालियाँ की सप्लाई बहुत ज़्यादा हो, वास्कुलराइज्ड। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की इंग्लिश वर्जन। ठीक है, हमारे पास एक्सटर्नल नोस्ट्रिल का एक पेयर होता है जो अपर लिप्स के ऊपर खुलता है। भाई की बात तो पता ही होगी कि नाक के दो छेद मुंह जो है ऊपर वाले होठ के ऊपर खुलते हैं। ठीक है, इतनी बात तो सबको पता है। ये नेसल पैसेज से होते हुए नेसल चैम्बर तक जाता है। नेसल चैम्बर फिर फेरिंग्स में खुलता है, जो कि फूड और एयर दोनों के लिए एक कॉमन रास्ता है। फेरिंग्स लैरिंग्स रीजन के जरिए ट्रैकिया विंड पाइप में खुलता है। ठीक है भाई, इसका ना एक
इसका एक आपको इस पैराग्राफ को सिंपल तरीके से ऐसे ध्यान रखना है। मैं बता देता हूँ आपको, लिख के बता देता हूँ साइड में छोटा छोटा, कि भाई सबसे पहले तो आपका आता है, देखो, नोस्ट्रिल, ऊपर से हवा आई, ठीक है, नोस्ट्रिल। नोस्ट्रिल के बाद आया आपका नेजल पैसेज, नेजल पैसेज, ठीक है। पैसेज मतलब, पैसेज एक रास्ता कह सकते हो आप, ठीक है। पैसेज से गए आप चैम्बर में, नेजल चैम्बर, नेजल चैम्बर है, ठीक है, नेजल चैम्बर, नेजल चैम्बर में गए, फिर नेजल चैम्बर से आप गए फेरिंग्स में, ठीक है, फिर फेरिंग्स से आप गए लैरिंग्स में, फिर लैरिंग्स से आप जाओगे ट्रैकिया में, फिर ट्रैकिया से आप जाओगे प्राइमरी ब्रोंकाई में, ठीक है, फिर आगे को, हाँ, फिर आप जाओगे सेकेंडरी ब्रोंकाई और टर्शियरी ब्रोंकाई, ठीक है। ये इस तरीके से आपको याद रखना पड़ेगा। फिलहाल के लिए तो आप इसको पढ़ लेते हैं, क्योंकि हम अभी रिवाइज कर लिए। याद करने वाली मैं चीज़ें आपको एक बार के मैं बता दूंगा, उसके अलग से एक नोट्स टाइप, मतलब 2-4 पेज हैं जो इस चैप्टर में याद रखनी ही रखनी है चीज़ें, जैसे कि ये सीरियल मैंने आपको बताया अभी, कि सांस कैसे कैसे जाती है, ठीक है, ठीक है, मतलब एयर से नेसल चैम्बर पैसेज, ये आपको याद रखना है। फिलहाल हम ये पढ़ लेते हैं जो पढ़ रहे थे, ठीक है। ये नेसल पैसेज से होते हुए नेसल चैम्बर तक जाता है, और नेसल चैम्बर से फिर फेरिंग्स में खुलता है, जो जो कि फूड और एयर दोनों के लिए कॉमन रास्ता है। फेरिंग्स, हाँ पता है हमें कि क्या बोल रहे हैं, फेरिंग्स जो है दोनों फूड के लिए भी और एयर के लिए भी एक कॉमन रास्ता है। फेरिंग्स लैरिंग्स के रीजन के जरिए ट्रैकिया विंड पाइप में खुलता है, ट्रैकिया विंड पाइप में खुलता है। लैरिंग्स एक कार्टिलेजिनस बॉक्स है जो साउंड प्रोड्यूस करने में मदद करता है, इसलिए इसे साउंड बॉक्स भी कहते हैं। खाना निगलते टाइम, निकालते नहीं, निगलते, ठीक है, स्वेलिंग, स्वेलोइंग भी बोलते हैं इसको, हाँ। खाना निगलते वक्त ग्लोटिस एक पतली इलास्टिक फ्लैप से ढकी हुई होती है, मतलब एक तरह का जो है, मैं आपको बता दूं, एक तरह का बॉक्स होता है, बॉक्स गले के पास, ठीक है। ये गला है मान लो, गला जैसा लग तो नहीं रहा, हाँ ये गला है मान लो, इसके ऊपर एक बॉक्स है, उसके ऊपर एक ढक्कन की तरह का एपिग्लोटिस होता है, ठीक है। मतलब एक जैसे कि भिगोने के ऊपर ढक्कन लगा दिया ना, भिगोने के ऊपर ढक्कन लगा दें, तो उसी तरीके से गले के अंदर एक जो है एपिग्लोटिस होता है, जिसके ऊपर ग्लोटिस नाम का ढक्कन होता है, ठीक है। इतनी बात ध्यान रखना, ठीक है। और ये जो, अब आगे देखो, एपिग्लोटिस कहते हैं ताकि खाना लैरिंग्स में ना घुसे, मतलब ये ढक्कन बंद हो जाता है जब आप खाना खाते हो, तो ये बंद हो जाता है ताकि आपके अंदर खाना ना जा सके, उसमें फूड पाइप में खाना ना जा सके, आपके अंदर तो जाएगा ही, ठीक है। तो ट्रैकिया एक सीधी ट्यूब है जो मिड थोरेसिक कैविटी तक जाती है और फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा के लेवल पर दो हिस्सों में बढ़ जाती है। भाई ये ऑरेंज कलर से लिखी हुई लाइन, ठीक है, ये लाइन ऑरेंज कलर से लिखी हुई, ओहो ये तो दिख नहीं रही इससे, ठीक है, और कोई नहीं, हाँ। ट्रैकिया एक सीधी ट्यूब है जो मिड थोरेसिक कैविटी तक जाती है और फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा के लेवल पर दो हिस्सों में बढ़ जाती है। भाई 4 नंबर का सवाल अगर किसी को बनाना होगा तो यही बनाएगा मेरे अकॉर्डिंग, तो ठीक है। ट्रैकिया के मतलब एक सवाल तो बनाई गई जहाँ तक है इस चैप्टर में से, अगर इस, तो हम 4 नंबर पक्के करके चलेंगे अपने, कि भाई फिफ्थ वाली थोरेसिक वर्टिब्रा जहाँ पे है, जो मेरी पीछे से वर्टिब्रा है, जो मेरी पीछे से वर्टिब्रा है उसके फिफ्थ वाली जो वर्टिब्रा है, ध्यान में रखने वाली बात यह है इसमें फिफ्थ, ठीक है, उसके लेवल पर ट्रैकिया आगे, मतलब अगर मैं बात करूँ सामने से, तो ये सामने से अगर ये ट्रैकिया आ रही और ये जहाँ पे डिवाइड कर रही, मान लो ये ऐसे डिवाइड कर गई, मान लो ये ऐसे दो भागों में टूट गई, ठीक है, मान लो ये ट्रैकिया दो भागों में टूट गई, तो इसके पीछे मतलब डोर्सल साइड में, वो बताऊंगा आगे क्या हो, डोर्सल वेंट्रल क्या हो, तो डोर्सल साइड में फिफ्थ वाले लेवल पे, जहाँ पे वर्टिब्रा फिफ्थ वाली आएगी, जहाँ पे थोरेसिक, वहाँ पे जो है ट्रैकिया, थोरेसिक वर्टिब्रा जहाँ पे फिफ्थ वाली आएगी उस लेवल पर आकर ट्रैकिया दो हिस्सों में टूट टूट जाएगी, ठीक है। यहीं से आएगा क्वेश्चन अगर आएगा तो मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। एक सवाल तो बनता ही है लगभग यहाँ पे, ठीक है। राइट और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई में, मतलब मैं बता रहा था ना, ये दो है, एक लेफ्ट और एक, ये तो शायद, हाँ, एक लेफ्ट वाली और एक राइट वाली, ठीक है। और कहीं पर टूटती है फिफ्थ लेवल पे, फिफ्थ वर्टिब्रा, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा पे, ठीक है, दो हिस्सों में टूटी, ठीक है। हर ब्रोंकाई बार बार डिवाइड होकर सेकेंडरी और टर्शियरी ब्रोंकाई बनाती है, ठीक है, और एंड में पतली ब्रोंक्यूल्स बन जाती है। ट्रैकिया और ब्रोंकाई को इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग सपोर्ट करते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछते हैं कि इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग किसे कवर करते हैं, मतलब कि इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग किसके पास होते हैं, किसको कवर करते हैं, 2-3 तरह के सवाल यहाँ से बन जाते हैं इजीली। ये वो लाइनें एनसीईआरटी की जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, जो अलग अलग कलर से लिखी हुई,
रंगोली नहीं कर रखी है। हाँ हाँ, ये एनसीईआरटी की वो लाइनें हैं जो अलग अलग तरीकों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनमें से। ठीक है, ट्रैकिया और ब्रोंकाई को इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग सपोर्ट करती हैं। ये बात याद रखने वाली है कि ट्रैकिया और ब्रोंकाई को इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग सपोर्ट करती हैं। हर टर्मिनल ब्रोंक्यूल से बहुत सारे पतले बैग स्ट्रक्चर जुड़े हुए होते हैं जिन्हें एल्वियोलाई कहते हैं। कोई मुझसे पूछे कि एल्वियोलाई क्या है, तो भाई मैं ये कहूंगा कि टर्मिनल ब्रोंक्यूल से जुड़े हुए बहुत सारे पतले बैग जैसे स्ट्रक्चर, उनको एल्वियोलाई कहते हैं। टर्मिनल ब्रोंक्यूल से ध्यान में देने वाली बात क्या है कि टर्मिनल ब्रोंक्यूल, ठीक है, ध्यान में देने वाली बात क्या है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल है कि टर्मिनल ब्रोंक्यूल से जुड़े हुए हैं भाई एल्वियोलाई। एल्वियोलाई, अगर ये मान लो एल्वियोलाई है तो ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल है। और इससे ऊपर तो मैंने तुम्हें बताया ही है कि क्या जा रहे हैं, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल, टर्शियरी ब्रोंक्यूल और फिर प्राइमरी ब्रोंक्यूल। और फिर जो है ऊपर आपको पूरा बताई एयर नोस्ट्रिल से ला के, नोस्ट्रिल से ला के। ठीक है, ये बाकी आपको उस मैं आपके साइड में आपको वो भी दिखा दूंगा, एक इमेज दिखाऊंगा अभी। ठीक है, उसमें जो है सारा वो लिखा हुआ है यहाँ से कि एयर ऐसे आएगी नोस्ट्रिल से, फिर चैम पैसेज, क्या है यार, पैसेज, नेजल पैसेज के द्वारा फिर चैम्बर में जाएगी, फिर फेरिंग्स में जाएगी। ये बातें उसी पेज पे आपकी कवर हो जाएगी कि एयर से लेके और पूरा ब्रोंक्यूल्स तक। ठीक है, आपको बस याद क्या रखना है कि हर एक तो दो बातें याद रखनी है। एक तो ट्रैकिया और ब्रोंकाई को इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग सपोर्ट करती है, एक तो ये बात याद रखनी है। ठीक है, सारी बात तुमसे क्या याद रखनी है, एक तो ये फिफ्थ वाली बात याद रखनी है, फिफ्थ वाली, और दूसरी इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग सपोर्ट करती है। ठीक है, ये वाली बात है। और दूसरी तीसरी बात, टर्मिनल ब्रोंक्यूल से जुड़े हुए एल्वियोलाई होते हैं। ठीक है, जिन्हें एल्वियोलाई कहते हैं। क्या बात है, ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स और एल्वियोलाई का ये नेटवर्क मिलकर लंग्स बनाता है। हाँ पता है हमें, लंग्स ये एक डबल लेयर मेम्ब्रेन से कवर होता है जिसे प्लूरा कहते हैं, और इनके बीच में प्लूरल फ्लूइड होता है जो फ्रिक्शन कम करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये है कि इसमें देखने वाले ये ब्लू मार्क उससे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, पूछते हैं कि कंडक्टिंग पार्ट क्या है और एक्सचेंज पार्ट क्या होता है, बार बार हजारों बार यही बात पूछते हैं, अलग अलग मॉड्यूल्स के अलग अलग। भाई इतनी बुक्स लगा ली, मतलब कोई नहीं, ठीक है। हाँ, तो यहाँ से पूछते हैं क्वेश्चन, कंडक्टिंग पार्ट क्या होता है, नोस्ट्रिल से लेकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक का हिस्सा, नोस्ट्रिल से लेकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक का हिस्सा। ठीक है, क्या है, नोस्ट्रिल से लेकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक का हिस्सा कंडक्टिंग पार्ट। क्या है, नोस्ट्रिल से लेकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक का हिस्सा, नोस्ट्रिल से लेकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक का हिस्सा। मैं भी अंडरलाइन कर लेता हूँ इसको, नोस्ट्रिल से लेकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक का हिस्सा, इसका काम हवा को एल्वियोलाई तक पहुंचाना है। अच्छा भाई, अब से मेरे ध्यान में रहेगा कि कंडक्टिंग पार्ट क्या करता है, कंडक्टर का काम करता है एल्वियोलाई को, एल्वियोलाई तक हवा को पहुंचाता है। ठीक है भाई, उसे साफ करता है, कंडक्टर ही है ना, साफ करेगा, गाड़ी गुड़ी साफ कर देता है जैसे। ठीक है, उसे साफ करता है, उसे ह्यूमिडिफाई करता है, बॉडी टेम्परेचर पर लाता है ताकि उसे मतलब एब्जॉर्ब कर सके, एब्जॉर्ब रेस्पायर कर सके। ठीक है, एक्सचेंज क्या करता है, एक्सचेंज जो है अ, ये डक्ट्स मान लो हो गई, ये एल्वियोलाई हो गई, एल्वियोलाई हो गई डक्ट्स, तो ये एक्सचेंज पार्ट है यहाँ। ठीक है, इनके भी एल्वियोलाई और उनकी डक्ट्स, यहाँ से भी गैस एक्सचेंज O2 और CO2 होता है, मतलब गैस का असली एक्सचेंज यही होता है। ठीक है, ब्लड और हवा के बीच में। ध्यान देना इस बात पे, देखो देखो देखो, एक छोटी छोटी लाइन का ऑपरेशन कर देंगे बिल्कुल, ब्लड और हवा के बीच। यहाँ फंसाएगा ये अगर कोशिश करेगा तो, एक बार फंसाने की, यहाँ ब्लड और हवा के बीच मतलब भाई 1 मिनट में आंसर लगाना होता है ना, तो इसलिए इसलिए मैं जो हूँ थोड़ा उससे पढ़ रहे ध्यान से, ब्लड और हवा के बीच में एक्सचेंज पार्ट, ब्लड और हवा के बीच में, नोस्ट्रिल से लेके टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक का हिस्सा कंडक्टिंग पार्ट। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखना। ठीक है, थोरेसिक चैम्बर क्या हुआ है, देखो थोरेसिक चैम्बर देखो क्या हुआ है, सिंपल बात याद रखना, थोरेसिक चैम्बर क्या होता है, लेटरल तो बना हुआ है रिब्स से, मतलब साइड में। अब इमेजिन करते रहना, देखो साथ साथ, साइड में साइड में लगे हुए हैं रिब्स, साइडों में। मान लो एक अ, गाड़ी है, मान लो एक गाड़ी है, मान लो एक गाड़ी है, उसके साइड में
एक हिस्सा तो बना हुआ है रिब्स का, जो साइडों में लगा हुआ है, उसकी खिड़कियाँ, खिड़कियाँ तो हैं रिब्स। और डोर्सल, डोर्सल वर्टिब्रल कॉलम, मतलब पीछे की तरफ वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स। और वेंट्रल स्टर्नम, ब्रेस्ट बोन जिसको बोलते हैं, स्टर्नम, ब्रेस्ट बोन, मतलब वेंट्रल मतलब आगे। अरे इंसान का अगवाड़ा, पिछवाड़ा, ऊपरला, निचला, सिंपल। ठीक है, ये इसका क्या बोल रहा है, पिछवाड़ा, ये इसका अगवाड़ा, और ये इसका साइड वाइज, और ये इसका नीचे से। सॉरी फॉर माई लैंग्वेज। ठीक है, बट कंसेप्ट का ध्यान दो। ठीक है, उसके बाद रेस्पिरेशन के स्टेप। रेस्पिरेशन के 5 स्टेप हैं, कुछ नहीं है 5 स्टेप। ब्रीथिंग है, ऊपर हमने पढ़ लिया, ऊपर भी हमने पढ़ लिया कि ब्रीथिंग क्या होता है, बाहर की हवा अंदर लेना और CO2 वाली हवा बाहर निकालना। डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूजन किन के बीच में होता है, एल्वियोलर मेम्ब्रेन के पार गैसेस का एक्सचेंज, एल्वियोलर मेम्ब्रेन के पार गैसेस का एक्सचेंज। ठीक है, ट्रांसपोर्ट, तीसरा क्या है, ट्रांसपोर्ट। थर्ड है ट्रांसपोर्ट, ब्लड के जरिए गैसियस का पूरी बॉडी में जाना, ब्लड के जरिए गैस का पूरी बॉडी में घूमना, ट्रांसपोर्ट। ठीक है, फोर्थ क्या है, टिश्यू डिफ्यूजन, ब्लड और टिश्यू के बीच में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज, ब्लड और टिश्यू के बीच में कैसे कैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज कर ले, उसको बोलते हैं टिश्यू डिफ्यूजन। ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है, सेलुलर रेस्पिरेशन है सेल का ऑक्सीजन यूज करके एनर्जी बनाना और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करना। ध्यान देना, सेलुलर रेस्पिरेशन में लिखी हुई ये बात, सेलुलर रेस्पिरेशन में लिखी हुई ये बात कि एनर्जी बनाना। ठीक है, वहां पे नहीं लिखी हुई आम बात जहाँ पे कर रखी इन्होंने, वहां पे नहीं लिखी इन्होंने ये बात। ठीक है, तो ये बात थी, है ना। ये 5 स्टेप आपको याद रखने, क्योंकि ये 5 स्टेप आपको याद रखने हैं, क्योंकि क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि ये बताओ ब्रीथिंग क्या है, या भाई ये बताओ डिफ्यूजन क्या है, ये ट्रांसपोर्ट क्या है। पर्टिकुलर एक पर क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन आएगा किस पे, इस तरीके से कि भाई ये स्टेप बताओ मुझे, तो स्टेप बताओ रेस्पिरेशन के, तो आपको स्टेप पता होने चाहिए। ब्रीथिंग, डिफ्यूजन, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, टिश्यू डिफ्यूजन, मतलब जो ये लिखे हुए हैं। ठीक है, ये आपको याद करनी पड़ेगी। इसमें 2-4 चीज़ें देखो, मैं सिंपल सी बात बता देता हूँ। जो एक ऊपर वो भी गया स्पंजेस में कैसी रेस्पिरेशन हो वो, और इनका 1-2 ऑर्डर याद करने, नोस्ट्रिल वाला ऑर्डर याद करना भाई, रेस्पिरेशन की स्टेप याद करने। ठीक है, ये आपको याद करने, ये आपको मेन मेन बात बता दी कि एपिग्लोटिस किसको बोलते हैं, लैरिंक्स किसको बोलते हैं, एल्वियोलाई किसको बोलते हैं, प्लूरल फ्लूइड किसको बोलते हैं। प्लूरल फ्लूइड लंग्स की सरफेस के बीच में फ्रिक्शन कम करता है। ऊपर हमने एक लाइन पढ़ी थी कि प्लूरल फ्लूइड दो बीच बॉडी के बीच का फ्लूइड, भाई इतना उसमें इसलिए बता रहा एक एक चीज को बार बार के, एक तो चैप्टर छोटा है, और मतलब इसमें बात कर सकते हैं थोड़ा ठीक है ना। तो ये अब एक सेकंड, लैपटॉप चार्जिंग। ठीक है, हाँ, यह है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, ब्रीथिंग का मैकेनिज्म। ठीक है, ब्रीथिंग के 2 मेन स्टेज होते हैं, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। हवा का लंग्स के अंदर भर जाना, ओ क्या लिखा था, भर नहीं है, हवा का लंग्स के अंदर बाहर जाना, प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर का के अंतर पर डिपेंड करता है। ओ इतनी शुद्ध हिंदी लिख रखी भाई। हवा का अंदर बाहर जाना प्रेशर ग्रेडियंट पर डिपेंड करता है, मतलब प्रेशर चेंज होगा तो कम हवा अंदर जाएगी, प्रेशर कुछ चेंज होगा तो ज़्यादा हवा बाहर आएगी। ये सारी बातें प्रेशर पर डिपेंड करती है। ठीक है, हवा का अंदर बाहर जाना, कहने की बात यह है। ठीक है, इंस्पिरेशन तब होता है, देखो 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 देखो, ये बता रहा कि इंस्पिरेशन तब होता है जब लंग्स के अंदर इंट्रापल्मोनरी प्रेशर बाहर की एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो, यानी लंग्स में एक नेगेटिव प्रेशर बनता है। हाँ, मतलब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है भाई, इसका मतलब ये है कि मान लो ये अगर लंग्स हैं, सॉरी फॉर माई ड्राइंग, अगर ये लंग्स है और ये आदमी का मुंह है, ठीक है, यहाँ से सांस लेगा, ठीक है, तो जो बाहर का जो प्रेशर होगा, एयर का जो प्रेशर होगा, और लंग्स के अंदर कैसा प्रेशर होगा, लंग्स के अंदर होगा भाई नेगेटिव प्रेशर, नेगेटिव प्रेशर। ठीक है, और बाहर कैसा होगा, पॉजिटिव प्रेशर, पॉजिटिव प्रेशर होगा। तब हो गया यार, स्वाइप हो गया। तो ये है, ठीक है, जब लंग्स के अंदर का प्रेशर इंट्रापल्मोनरी, इस प्रेशर को ही बोलते हैं इंट्रापल्मोनरी प्रेशर। ठीक है, ये टर्म याद रखनी। इंट्रापल कहने की बात यह है, एक लाइन में अगर बोल दो तो इंट्रापल्मोनरी, अगर एक लाइन में बोल दो तो ये है कि इंट्रापल्मोनरी प्रेशर नेगेटिव हो जाता है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पॉजिटिव हो जाता है।
इंस्पिरेशन के दौरान, ध्यान में रखने वाली बात, इंस्पिरेशन के दौरान, ठीक है, यानी लंग्स में एक नेगेटिव प्रेशर बनता है। एक्सपीरेशन तब होती है जब लंग्स के बाहर का प्रेशर बाहर जब लंग्स के अंदर का प्रेशर सॉरी जब लंग्स के अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर से ज़्यादा हो जाता है। लंग्स के अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर से ज़्यादा हो जाता है। देखो सिंपल सी बात यही है, बस उसने जो है ये पॉजिटिव कर दिया और ये नेगेटिव कर दिया, ठीक है। इस प्रेशर ग्रेडियंट को बनाने में हमारा डायफ्राम और पसलियों के बीच की मसल इंटरकोस्टल मसल मदद करती है, ठीक है। सिंपल सी बात, इस प्रेशर को बनाने में जो है एक्सटर्नल इंटरनल कोस्टल मसल, एक्सटर्नल भी और इंटरनल भी, इंटरकोस्टल मसल मदद करती है, ठीक है। इंस्पिरेशन भाई, अब थोड़ा हाँ, इंस्पिरेशन ध्यान देना, देखो क्योंकि इसमें बहुत सारे रेड पॉइंट है, इनको नाम रख देते हैं रेड पॉइंट। ये रेड पॉइंट है इसमें बहुत सारे। भाई इसमें स्टेप आएगा, अगर क्वेश्चन आएगा तो मतलब इंस्पिरेशन के ये नहीं आएगा कि ये बताओ इंस्पिरेशन में डायफ्राम कॉन्ट्रैक्शन होती है या क्या होता है। क्वेश्चन आएगा वही सीरियलिटी पे, ऑर्डर पर, कि भाई ये बताओ इंस्पिरेशन का ऑर्डर बताओ कैसे होगा भाई, तीन चार वो दे देंगे, इनको अरेंज करो, इस तरीके से होगा, ठीक है ना। तो डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन, सबसे पहले स्टेप क्या है, डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन। डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन, सबसे पहले डायफ्राम सिकुड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिससे थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में बढ़ता है। मतलब ये लंग्स है, ये ऊपर और नीचे के साइड खींचेंगे, ऊपर और नीचे, ठीक है, ऊपर नीचे की तरफ बढ़ेगा, किसकी वजह से, डायफ्राम की वजह से, डायफ्राम की वजह से, ठीक है, ठीक है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। उसके बाद एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ये मसल रिब मतलब ये मसल रिब्स और स्टर्नम को ऊपर की तरफ उठाती है। रिब्स तो साइड में लगे हैं, ठीक है, रिब्स तो साइड में लगे हैं, मैंने पढ़ा हुआ एकदम आगे ना, ध्यान देखा। हिंदी में मतलब हिंदी तो नहीं पूरी तरीके से है पर ये हमारी वो भाषा है जिसको बोलते हैं व्हाट्सअप, हाँ। तो इसमें थोड़ा हमें इजीली समझ आ जाता है, तो ज़्यादा मतलब डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो ये रिब्स और स्टर्नम इसको जो है ऊपर की तरफ उठाती हैं, किसको किसको, जिससे थोरेसिक वॉल्यूम डोर्सो वेंट्रल एक्सिस, आगे पीछे, भाई ऊपर नीचे से तो कौन उठा रहा, डायफ्राम, ऊपर नीचे से तो कौन उठा रहा, डायफ्राम, ऊपर नीचे से तो कौन उठा रहा, डायफ्राम, और आगे और पीछे से कौन कर रहा, आगे और पीछे से कौन वो कर रहा, खींच रहा, मतलब कौन वॉल्यूम बढ़ा रहा, वो है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ठीक है। उसके बाद प्रेशर ड्रॉप हमने पढ़ा, नेगेटिव प्रेशर चाहिए हो, ठीक है। वॉल्यूम बढ़ाने से लंग्स के अंदर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाता है और बाहर की हवा तेजी से लंग्स के अंदर घुस जाती है, ठीक है, बाहर की हवा तेजी से लंग्स के अंदर घुस जाती है। एक्सपीरेशन पढ़ लेते हैं, हवा का बाहर निकलना, एक्सपीरेशन पढ़ लेते हैं, हवा का बाहर निकलना। इसमें पहला स्टेप क्या है, इसमें पहला स्टेप रिलैक्सेशन। देखो भाई, उसमें कॉन्ट्रैक्शन था, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्शन हुआ, इसमें सबसे पहले क्या होगा, डायफ्राम रिलैक्सेशन और इंटरकोस्टल मसल भी रिलैक्स हो जाती हैं, ठीक है। बैक टू नॉर्मल, नॉर्मल अपनी स्टेट पर आ जाएंगे, डायफ्राम और स्टर्नम अपनी पुरानी जगह पर आ जाएंगे, वापस आ जाते हैं, जिससे थोड़ा सा वॉल्यूम कम हो जाता है। भाई थोड़ा सा वॉल्यूम उसमें बढ़ गया था, इसमें कम हो जाएगा, थोड़ा सा वॉल्यूम उसमें प्रेशर गिर गया था, इसमें प्रेशर बढ़ जाएगा। वॉल्यूम के कम होने से लंग्स के अंदर का प्रेशर बढ़ जाता है। अच्छा, एक तो ये बताओ कि मतलब ये हो क्यों रहा कि प्रेशर, मैं कह रहा कि प्रेशर नेगेटिव हो जा रहा तो वॉल्यूम बढ़ जा रही, प्रेशर से वॉल्यूम, भाई आपने वो केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ना, बॉयल्स लॉ, प्रेशर वन बाई वी, ये ध्यान में रखना, केमिस्ट्री से आया, ये केमिस्ट्री से आया, ठीक है। इसी के ऊपर मान सकते हैं, कह सकते हैं कि इसके ऊपर ही चल रहा, ठीक है। अब लो है, लो तो भाई कहीं भी काम करेगा ना, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट, याद रखने वाली बातें, याद रखने वाली बातें। एब्डोमिनल मसल, ये फैक्ट के तौर पे याद रखनी है यार, जैसे एक जनरल नॉलेज का फैक्ट हो जाना कि देख, अगर मैं तुम्हें कहूँ कि क्या बोल रहे हैं, कोई ऐसा जानवर बताओ जो अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक बार पानी पीता हो, तो सुनने में कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगा यार, क्या ऐसा भी अच्छा है जो जानवर ऐसा भी होता होगा कोई, लेकिन जब आप इस चीज़ को जो है पढ़ोगे या वो करोगे तो काफ़ी बोरिंग महसूस होता है, तो इसलिए मैंने इसमें कर दिया, ठीक है। तो इससे हम जो है ये याद रखने वाली बातें जो हैं वो हम इजीली याद रख सकते हैं, जैसे कि एब्डोमिनल मसल, हम अपने पेट की एब्डोमिनल मसल का यूज़ करके ब्रीथिंग की स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं, घटा तो नहीं सकते, या पता नहीं, घटाने का तो मुझे पता नहीं, घटा सकते हैं या नहीं, चेक करना कभी। पर हम अपनी एब्डोमिनल मसल का इस्तेमाल करके अपनी ब्रीथिंग रेट को बढ़ा जरूर सकते हैं, ब्रीथिंग की स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं, ना कि रेट को, ठीक है। ब्रीथिंग की स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं, देखो यही यही पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखने होते हैं, छोटे छोटे,
जैसे कि ब्रीथिंग की स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, ब्रीथिंग रेट। एक हेल्दी इंसान 1 मिनट में 12 से 16 बार सांस लेता है। 12 से 16 बार सांस लेता है। स्पायरोमीटर एक डिवाइस है जो सांस लेते वक्त हवा के वॉल्यूम को नापता है। इससे डॉक्टर लंग्स की हेल्थ चेक करते हैं। भाई एक क्वेश्चन है, ये बताना कि स्पायरोमीटर से आप क्या नहीं, कौन सी वॉल्यूम या कैपेसिटी नहीं मेजर कर सकते। ये आ गया भाई वॉल्यूम और वाला पार्ट, वॉल्यूम और कैपेसिटी वाला पार्ट। इसको तो आपको फील ही करना पड़ेगा। अगर आप एक बार भाई मेरे कहने से एक बार आप इसको इस तरह से फील करना, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अपने आप सांस लेना, मतलब जैसे जैसे जिस तरीके से वो कह रहा ना, जिस तरीके से एनसीईआरटी की लाइनें हैं भाई, जिस तरीके से कह रही है सांस लेने के लिए, एक बार उस तरीके से सांस लेकर देखना, फिर मुझे बताना कि हाँ मुझे ये चीज़ याद नहीं हुई, या सारी बात देखो याद करनी है, इतनी बात आपको पता चल गई होगी। इसको जो है इस तरीके से नोट्स को आपको देख के सारी बात याद करने का सीन है। जो याद करेगा वो जीत जाएगा रेस। ठीक है, तो पहली बात क्या है, रेजिडुअल वॉल्यूम। ऊपर से शुरू करते हैं। पहले एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं। टाइडल वॉल्यूम वो है, अब वो हवा है जो हम नॉर्मल सांस लेते वक्त यूज करते हैं। आईआरवी एक्स्ट्रा हवा जो हम जोर से खींच सकते हैं, और ईआरवी एक्स्ट्रा हवा जो हम जोर से बाहर निकाल सकते हैं। मतलब रेजिडुअल वॉल्यूम वो है जो आपने मान लो एक फोर्स एक्सपायरेशन पूरी तरीके से, पूरी ताकत से सांस बाहर निकालने के बाद भी लंग्स में बची रह जाती है। भाई पूरी तरीके से आप सांस बाहर निकाल दोगे तो ऐसा तो नहीं है कि लंग्स की दीवारें आपस में मिल जाएंगी, वो आपस में नहीं मिल रही, तो उसके अंदर कुछ जो है पहले से ही अ, हवा बची हुई है, जिसको बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, रेजिडुअल वॉल्यूम ये कितनी होती है, ये बात हमें ध्यान में रखनी है। ये होती है कितनी, हाँ, ये होती है 1100 से 1200 ml रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, हाँ, ठीक है। उसके बाद पल्मोनरी कैपेसिटी। जब हम या दो से ज़्यादा वॉल्यूम को जोड़ते हैं तो वो कैपेसिटीज बन जाती है। ठीक है, सिंपल सी बात है। जब हम दो वॉल्यूम्स को जोड़ते हैं तो वो कैपेसिटी बन जाती है। उसके बाद इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, एक नॉर्मल सांस बाहर निकालने के बाद आप टोटल कितनी हवा अंदर खींच सकते हैं। भाई ये फॉर्मूले इसके ध्यान रखना, और इसकी एक एक बार डेफिनेशन पढ़ लेना, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है ये। ठीक है, और अगर फिर भी याद नहीं रहता कि कौन सी, कि मुझे तो समझ में ही नहीं आती कि क्या बोल रहे हैं, कौन सी कैपेसिटी क्या है, कौन सी जो है वो है, आईसी क्या है, ईआरबी क्या है, जो है टीवी क्या है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। तो उसके लिए भी मैं एक चीज़ बता देता हूँ। उसके लिए आपको इधर ध्यान देना, देखो थोड़ा सा। हाँ, उसके लिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। ये देखो, ये आरबी है, 1100 से 1200 ml, जो हमारे लंग्स में परमानेंट पड़ी हुई है। इसको मैं चाहकर भी बाहर नहीं निकाल सकता। ठीक है, मुझे पता दो उससे बनती है कैपेसिटी। और ये टीवी है। देख, टीवी के बारे में एक चीज़ ध्यान रखना, टीवी क्या हो, नॉर्मल जो सांस ले रहा, कितनी होती है, 500 से 600 700 ml करीब है। 600 इतनी हो, 500। हाँ, एक बार देख लेते हैं कहाँ है। टीवी होती है नॉर्मल सांस, जो आप एक बार के इंस्पिरेशन में और एक्सपिरेशन में ले रहे थे। भाई मैंने नॉर्मल सांस ली, छोड़ दी, खत्म। ठीक है, अब आईआरबी क्या हो, ये होगी टीवी। हाँ, कहाँ गया, टीवी बता देना। ठीक है, अबे यार ये मुझसे आता नहीं ना चलाना थोड़ा, तो इस वजह से। ठीक है, आईआरबी बता देते हैं। आईआरबी क्या हो, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। मतलब एक बात है, एक टीवी तो ले ली, उसके ऊपर खींच कर और सांस ले ली, कुछ तो पहले से ले ली एक नॉर्मल, उसके बाद और खींच ली, वो होगी एक आईआरबी। और उसके बाद मान लो मैंने टीवी निकाल, मान लो मैंने छोड़ दी, सिंपल नॉर्मल एक्सेल किया, और उसके बाद और जान लगा के छोड़ दी, तो वो हो गई ईआरबी। ठीक है, ये तीन होगी। अब ये तीन होगी। ठीक है, उसके बाद इनके अलग अलग फॉर्मूले हैं सारों के, और दो को मिलाकर बन जाती है कैपेसिटी। अब ये फॉर्मूले किस तरह के हैं देखो, मैं दिखा देता हूँ। आप सिर्फ एक ध्यान में रखना, टी एल सी, टीवी, आरबी, ईआरबी, आईआरबी, ये ध्यान में रखना। ये क्या है, टोटल लंग कैपेसिटी, पूरे लंग की कितनी कैपेसिटी है। ठीक है, ठीक है। और इसको ही मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो, वी सी प्लस आर बी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखने तो फॉर्मूले, इनसे ही आप
भाई इसको इधर भेज दूँ, उसको इधर 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 उधर करके जो हूँ, और या फिर मैं जो हूँ इनकी कैपेसिटी बना लूँ कि जैसे मुझे पता है कि इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या हो, टीवी प्लस आई आर वी, है ना, और ई सी प्लस ई सी जो है टीवी प्लस ई आर वी, ठीक है, एफ आर सी ई आर वी प्लस आर वी, और मुझे पता है वाई वी सी क्या होगा, वी जी होगा ई आर वी प्लस टी वी प्लस आई आर वी, ये होगा, ठीक है। ये तीन चार तरह के फॉर्मूले हैं, बाकी एक बार इसमें एन सी आर टी में सब पढ़ लेते हैं कि एन सी आर टी क्या कह रही है इनके बारे में, ठीक है, थोड़ा थोड़ा। भाई एन सी आर टी से पढ़ने से यार कॉन्फिडेंस अलग बूस्ट अप आ रहा है, ठीक है। ये वो हवा है जो फोर्स एक्सपीरेशन पूरी ताकत से बाहर निकालने के बाद भी लंग्स में बची रहती है, लंग्स कभी पूरी तरह खाली नहीं होते, 11 से 12 एम एल होती है पुलमोनरी कैपेसिटी। जब हम दो या दो से ज़्यादा वॉल्यूम को जोड़ते हैं तो हमें कैपेसिटीज मिलती है। इंस्पिरेटरी कैपेसिटीज, एक नॉर्मल सांस बाहर निकालने के बाद आप टोटल कितनी हवा अंदर खींच सकते हैं, आई सी इज इक्वल टू टी वी प्लस आई आर वी कैपेसिटी, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, एक नॉर्मल सांस अंदर लेने के बाद आप टोटल कितनी हवा बाहर निकाल सकते हैं। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, नॉर्मल सांस बाहर निकालने के बाद लंग्स में जितनी हवा बची रह जाती है, इसमें वो एक्स्ट्रा हवा भी शामिल हो जाती है जो आप जोर लगाकर निकाल सकते थे, और वो हवा भी आई आर वी जो कभी नहीं निकलती। वाइटल कैपेसिटी, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, जोर से सांस बाहर निकालने के बाद आप मैक्सिमम कितनी हवा अंदर ले सकते हैं, या फिर जोर से सांस लेने के बाद आप कितनी मैक्सिमम हवा बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। टोटल लंग कैपेसिटी, जोर से सांस अंदर लेने के बाद आपके लंग्स में टोटल कितनी हवा मौजूद है, ये लंग्स की मैक्सिमम लिमिट है, ठीक है। टीएलसी का फॉर्मूला या फिर ये, ठीक है। और ये हो गई सारी कैपेसिटी का एक चार्ट, ठीक है। और क्लिनिकल यूज, डॉक्टर इन वॉल्यूम को स्पायरोमीटर से नापते हैं और ताकि पता चल सके कि लंग सही से काम कर रहे हैं या नहीं, ठीक है, जैसे अस्थमा और फाइब्रोसिस चेक करने के लिए, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैसेज पढ़े, एक्सचेंज जो है दो जगहों पर होता है, एल्वियोलर और ब्लड के बीच, एल्वेलाई और ब्लड के बीच, एल्वेलाई और ब्लड के बीच, ब्लड और टिश्यू के बीच, एल्वेलाई और ब्लड के बीच, ब्लड और टिश्यू के बीच। कितनी खतरनाक बात है, एल्वेलाई और ब्लड के बीच, ब्लड और टिश्यू के बीच, अच्छा हमें तो पता ही नहीं था, अंडरलाइन कर लेते हैं अगर नहीं पता था तो, ठीक है, ब्लड और टिश्यू के बीच। सिंपल डिफ्यूजन पे होता है, पहले ही अंडरलाइन है। तीन चीजें होती हैं, पहले ही अंडरलाइन है। पहली क्या है, प्रेशर ग्रेडियंट होता है, हमने ऊपर भी बात करी थी प्रेशर ग्रेडियंट की, हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो, बार बार एक ही बात कह रहा, बार बार एक ही बात के नेगेटिव प्रेशर बनेगा, ठीक है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। बाकी है सोल्यूबिलिटी, गैस कितनी आसानी से घुल सकती है, CO2 की सोल्यूबिलिटी ऑक्सीजन से 20 से 25 गुना ज़्यादा होती है। देखो 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 देखो, ये बात ध्यान में रखना कि भैया, हाँ, कि भैया गैस कितनी आसानी से घुल सकती है, CO2 की सोल्यूबिलिटी ऑक्सीजन से 20 से 25 गुना ज़्यादा होती है, मतलब कि CO2 जल्दी बाइंड करती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, घुलती है, मतलब कंडीशन 20 से 25 गुना बेहतर होती है उसके लिए, CO2 के लिए, ठीक है। और एक पॉइंट ये भी है इसमें ध्यान रखने वाला कि मेम्ब्रेन वाला, कि मेम्ब्रेन की थिकनेस इतनी पतली होती है, 1 mm से भी कम, 1 mm से भी कम होती है, ठीक है। ये इस पे क्वेश्चन पूछते हैं, ये वो पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट उठ आएगा इन लाइन पे, अगर आएगा इस चैप्टर में से तो भाई चेक कर लेना दोबारा ये वीडियो खोल के कि वो लाइन अंडरलाइन करी थी या नहीं करी थी, जिसमें से क्वेश्चन आया इस चैप्टर में से, ठीक है। चेक कर लेना, कहीं ना कहीं आपको अंडरलाइन जरूर मिलेगी, ठीक है। और ये इसके बाद अगर मैं इसके बराबर में ही एनसीईआरटी लगा दूं, एनसीईआरटी पेज बाय पेज लगा दूं, तो भाई लाइन मैच कर लेना, वर्ड मैच कर लेना, अगर एक भी चीज मिस हो जाए तो तब बोलना, एक लाइन भी अगर मिस हो जाए, असर्शन रिजल्ट भी गलत नहीं जाएगा, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 ऐसे टिक मारोगे एकदम पढ़ते ही, ठीक है। बस इतना जरूर है कि हाँ इसके बाद आपको एक बार एनसीईआरटी में से इंग्लिश वाले शब्द पढ़ लेने, क्योंकि भाई यहाँ पे मिक्स लिखा हुआ मान लो, तो एनसीईआरटी में भी मान लो मिक्स लिखा होगा तो, पर डिजोल्व भी लिखा हो सकता है समझ लेना, अपनी इंग्लिश कमजोर है, वरना यार ये बातें किसकी समझ में नहीं आ रही कि हाँ मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन की थिकनेस 1 मीटर से भी कम है, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन, जब बहुत सारी गैस मिक्स होती हैं तो हर गैस अपना एक अलग अलग प्रेशर लगाती है। भाई यही तो बात बताऊंगा मैं भी तुम्हें, अगर बताऊंगा या कोई टीचर होगा वो भी तो यही बात बताएगा कि अगर तुम उससे पूछोगे कि पार्शियल प्रेशर क्या हो, तो वो भी तो यही लाइन पढ़ के तुम्हें समझा बताएगा
वो भी तो यही लाइन तुम्हें पढ़ के बताएगा, या वो कुछ हिस्सा अलग बता देगा, है ना। और तो भाई वही लाइन बता रहा, और उसको मतलब भाई बहुत उससे करे हुए यार, मतलब मेहनत तो लगी थी यार देखो, है ना। तो जब बहुत सारी गैसेस मिक्स होती हैं तो हर गैस अपना एक अलग प्रेशर लगा आती है, जिसे पार्शियल प्रेशर कहते हैं। ऑक्सीजन के लिए पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ऐसे लिखते हैं यार। ये, ये लिखने लिखने की बात बताने के लिए दो लाइनें जो है खत्म कर दी, दो लाइनें बताई गई। इन दो लाइनों में सिर्फ लिख ये बताया गया है कि पार्शियल प्रेशर को ऐसे लिखते हैं, और उसमें मतलब इंग्लिश में तो ये तीन तीन लाइनें खा जाएंगी। तो भाई डाटा बहुत इतना भी नहीं है कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा मतलब आपको जो है एक एक लाइन याद रखनी पड़ेगी, ऐसा भी कुछ नहीं है, दो चार बातें सिंपल सिंपल है, ठीक है, वो आपको याद रखनी है। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फोर ऑक्सीजन, एल्वेलाई में पार्शियल प्रेशर 104 ज़्यादा है और ब्लड में कम 40, इसलिए ऑक्सीजन एल्वेलाई से अपना ब्लड एल्वेलाई से ब्लड में चली जाती है, ठीक है। फॉर CO2, टिश्यू में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 45 ज़्यादा है और ब्लड में कम 40, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2 टिश्यू से ब्लड में आ जाती है। मतलब ये यही कह रहा है यार, वो एक जो एनसीईआरटी में चार्ट दे रखा कि भैया एल्वेलाई में है, मान लो पार्शियल प्रेशर, यार एक चार्ट नहीं दे रखा क्या यार तुम्हें एक यार, एनसीईआरटी में इस तरह का चार्ट दे रखा कि भैया यहाँ पे मान लो ऑक्सीजन का बताया गया पार्शियल प्रेशर, यहाँ पे मान लो इसका बताया गया कार्बन डाइऑक्साइड का, यहाँ पे एटमॉस्फेयर में बता रखा, यहाँ पे जो है यहाँ पे एटमॉस्फेयर लिख देते हैं, एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर है समझ लेना, यहाँ पे जो है एल्वेलाई बता रखा, ठीक है। तो यहाँ पे बता रखा कि इसका कार्बन डाइऑक्साइड का जो है 0.3 है इसमें, क्या बोल रहे हैं, हाँ एटमॉस्फेयर में, और इसका 144 के करीब है। और उसके बाद जहाँ पे भी मतलब एल्वेलाई में भी लगा 104 के करीब, एल्वेलाई तो है 104 के करीब। और इसका सिंपल चार्ट का एक चार्ट में एक चीज़ ऑब्जर्व करना, एक चीज़ है कि जहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होगी वहाँ पे मतलब आप जहाँ पे प्योरीफिकेशन कह सकते हो, जहाँ पे मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड ज़्यादा होगा वहाँ पे पार्शियल प्रेशर हाई रहेगा। और हाई कितना हो सकता है मैक्सिमम यार, वो कोई ऋतु में हम लोग है ना कि 45 हाई होगा और 40 कम होगा जहाँ पे भी होगा, ठीक है। तो इस चार्ट को आप एक बार देख लेना, एनसीईआरटी में मैं ज़्यादा इसके बारे में बात नहीं करूँगा, ठीक है। तो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन रास्ते की दीवार, गैस को एक्सचेंज होने के लिए एक बॉर्डर क्रॉस करना पड़ता है जिसे डिफ्यूजन मेम्ब्रेन कहते हैं। तीन उससे बनी हुई होती है, एक स्क्वामस एपिथेलियम से, एंडोथेलियम से, बेसमेंट मेम्ब्रेन से। बेसमेंट मेम्ब्रेन इन दोनों के बीच में होती है, और अगर भले ही ये तीन लेयर की क्यों ना बनी हो, लेकिन फिर भी इसका साइज लेस देन 1 मिलीमीटर ही रहता है, लेस देन 1 मिलीमीटर ही रहता है, ठीक है। समरी क्या है डिफ्यूजन की डायरेक्शन की, ऑक्सीजन तो चल रही है इसमें एल्वेलाई से ब्लड की तरफ, और ब्लड से जा रही टिश्यू में, ठीक है, एल्वेलाई से ब्लड में, ब्लड से जा रही टिश्यू में, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड जा रही टिश्यू से ब्लड में, और ब्लड से एल्वेलाई में, ठीक है, फिर एल्वेलाई से बाहर आ जाता, ठीक है। विट्टी नोट्स, पता नहीं क्या है विट्टी नोट, विट्टी नोट। CO2 की सोल्युबिलिटी इतनी हाई है कि वो ऑक्सीजन से कहीं ज़्यादा तेजी से डिफ्यूज हो जाती है, भले ही प्रेशर डिफरेंस कम हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे वीआईपी एंट्री लाइन में जब लोग घुसते हैं। अच्छा अच्छा, ऊपर बात करी थी जो, तो ये है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस का इंग्लिश वर्जन, इंग्लिश बोलते हैं ना इसको, इंग्लिश, ठीक है। ब्लड हमारी बॉडी का डिलीवरी ट्रक है जो गैस को कैरी करता है। इसमें याद रखने वाली बातें हैं कुछ, ये हैं कि ऑक्सीजन जो है 97% जब ब्लड में, जब ऑक्सीजन जब ब्लड, मैं आपको बता देता हूँ, देखो क्या होता है जब ऑक्सीजन ब्लड में चली जाती है तो उसका 97% ऑक्सीजन तो आरबीसी लेके जाती है हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो गया। भाई हीमोग्लोबिन मान लो ये ऐसा होता है, मान लो हीमोग्लोबिन एक, इसके पास 4 मीटर है, चेन होती है 4, इस तरीके से, ये तीसरी चेन और ये चौथी चेन, इसका जो है ऑक्सीजन बाइंड होकर चली जा, इन पर बाइंड हो जा, ठीक है, इन पर बाइंड हो जा ऑक्सीजन, ठीक है, इस तरीके से बाइंड होकर चली जाती है ऑक्सीजन, ठीक है। तो 97% जाती है, जितनी भी ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हुई उसकी जो है 97% हीमोग्लोबिन के साथ चली गई, 3% प्लाज्मा में घुल गई, और 3% ऑक्सीजन प्लाज्मा में घुल गई। हीमोग्लोबिन, एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल मैक्सिमम 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पकड़ सकता है। अभी 4 ही तो पकड़ कर, 4 खुदे हुए हैं, हाँ 4 ही तो दिखाए, ठीक है। अब देखना ग्राफ, डिसोसिएशन कर्व, जब हम ग्राफ बनाते हैं तो PO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन वर्सेस हीमोग्लोबिन सैचुरेशन, तो हमें एक सिग्मोइड कर्व मिलता है, सिग्मोइड कर्व इसको बोलते हैं, एस शेप कर्व को,
सिग्मोइड कर्व। ठीक है, ये कुछ नहीं है, इसलिए होता है लंग्स में हाई PO2 और लो टेम्परेचर की वजह से हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से दोस्ती हो जाती है। भाई ये कह रहा है कि लंग्स के अंदर जब लंग्स के अंदर मान लीजिए लंग्स है, लग तो नहीं रहा है कहीं से भी, हाँ हाँ, के लंग्स के अंदर हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, हाई PO2 और लो टेम्परेचर की वजह से हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड कर देता है, यहाँ पे बनता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, पर आपको सिर्फ इतनी बात ध्यान रखनी जितनी एनसीईआरटी कह रही है, हाई PO2 और लो टेम्परेचर की वजह से हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की दोस्ती हो जाती है। ठीक है, टिश्यू में लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, भाई टिश्यू में तो लो ही रहेगा ना, टिश्यू में थोड़ी ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हाई रहेगा। ठीक है, ये कंडीशन हमें याद रखनी कि लंग्स में कैसी कंडीशन रहती है, लंग्स में कैसी कंडीशन रहती है, और हीमोग्लोबिन बाइंड हो जाता है ऑक्सीजन से, कौन दोस्ती करता है किससे, ये भी चीज़ें हमें याद रखनी। ठीक है, टिश्यू में लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन रहेगा, भाई हाई तो रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑक्सीजन का तो लो ही रहेगा, और हाई कंसंट्रेशन ऑफ H+, Hb और O2 का ब्रेकअप डिसोसिएशन हो जाता है, और ऑक्सीजन टिश्यू को मिल जाती है। अच्छा 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 अच्छा, ऑक्सीजन टिश्यू को मिल जाती है। ठीक है, डाटा पॉइंट, हर 100 ml 5 ml ऑक्सीजन देगी, इतनी बात मुझे पता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 3 तरीकों से ट्रेवल करती है, बाइकार्बोनेट आयन, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन और डिजोल्व प्लाज्मा। ये मुझे याद रखनी है, सबसे ज़्यादा कार्बामिनो ओ सॉरी, सबसे ज़्यादा होता है बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में। ये गलती कैसे कर सकता है यार, हो आंसू क्या हो गया तुझे दिमाग को, ऐसा है पहली बार, भाई मेरा फर्स्ट टाइम है ना पढ़ा रहा, पढ़ाना तो नहीं कह सकते, बस मतलब इस तरीके से जो हूँ पहली बार रिविजन कर रहा, वरना ये चीज़ें तो मतलब इतनी बारी बारी चीज़ें नहीं है। मैं अभी आपको एक, इसके बाद ना क्लास के बाद मैं आपको एक नोट्स दिखा दूंगा वो वाले, जिसमें जो है, या फिर नीचे जो हूँ उसका वो लिंक प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, वीडियो के नीचे, उसमें आपको सारी चीज़ें याद रहेगी। ये आपको याद रखना, लेकिन बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी, और ऑक्सीजन कहाँ पे जा रही थी, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन जा रही थी, 97% जा रही थी RBC के थ्रू, और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जा रही, बाइकार्बोनेट आयन में। लेकिन ऑक्सीजन का 3% प्लाज्मा में जा रहा था, तो पूरी 100% का हिसाब आ गया हमारे पास। 97 RBC में ऑक्सीजन जा रही, 3% प्लाज्मा में जा रही, पूरी 100% का आ गया मेरे पास हिसाब। अब अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात करूं, तो कार्बन डाइऑक्साइड में से 70% तो चली गई बाइकार्बोनेट आयन के पास, कितनी बची 30%, 30% मतलब 20 से 25% चली गई कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के पास, और 20 से 25 अगर उसके पास चली गई, मान लो 25 चली गई, तो प्लाज्मा में कितनी डिजोल्व हुई, बची हुई 5-7%। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए, इसमें 3 तरीके से जा रही है कार्बन डाइऑक्साइड, और उसमें 2 तरीके से ऑक्सीजन जा रही है। और ये जितने भी जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो रिएक्शन है, ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है भाई, कार्बोनिक एनहाइड्रेस के ऊपर, इसको जो हो डब्बे में बंद करना पड़ेगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेस को करना तो पड़ेगा भाई, है ना, इसको कार्बोनिक एनहाइड्रेस, ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस बहुत जरूरी है ये भी, उसमें पता नहीं कहाँ कहाँ भी पढ़ोगे इसके बारे में आगे भी यार, बहुत जगह इस्तेमाल होगा इसका। ठीक है, RBC में ये एंजाइम होता है जो CO2 और पानी को मिलाकर बाइकार्बोनेट आयन बनाता है। अच्छा अच्छा, मुझे, मैंने क्या कहा, हमने क्या कहा, हमने कहा कि भाई सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में ट्रेवल करती है। ठीक है, तो अब ये बाइकार्बोनेट आयन बनाने का तरीका बता रहा, वो जो बनेगा कार्बनिक एनहाइड्रेस की मदद से। ठीक है, इसको ध्यान में रखना यार, ये अंडरलाइन क्यों नहीं हो रहा, हाँ इसको अंडरलाइन कर लेते हैं बच्चों। हाँ, ठीक है, कार्बनिक एनहाइड्रेस की वजह से बाइकार्बोनेट आयन बनता है, टिश्यू में CO2 से बाइकार्बोनेट आयन बनता है, और एल्वेओलाई में रिएक्शन उल्टा हो जाता है। ठीक है, मान लो बाइकार्बोनेट आयन को बना दूं HCO3, इस तरीके से अगर ये लंग्स में चल रहा ना, ए यार थोड़ा इधर जगह कम है लिखने की, और मेरे को लिखना भी सही है, तो सही बात तो है, पर मैं आपको थोड़ा थोड़ा उतना बता देता हूँ जितना मुझे पता है। अबे यार देख, उधर का एरो लगाना था मुझे, इधर का लग गया, पर कोई बात नहीं, आप उनको पता है क्योंकि ये रिएक्शन दोनों साइड जा रही है।
HCO3। ये चल रहा ठीक है, बट ये नहीं, हर किसी में एंजाइम होता है जो CO2 और पानी को मिलाकर बाइकार्बोनेट आयन बनाता है। टिश्यू में CO2 से बाइकार्बोनेट बनता है। मतलब ये जो रिएक्शन है, अगर मुझे ऐसे लिखनी तो मैं जो हूँ इसको आरबीसी के अंदर तो ऐसे लिख, उल्टी नहीं भाई यार, आरबीसी के अंदर तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, पर अगर बाहर लिखनी हो तो मुझे बाहर में इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, किसी कि इधर भी जा रही इधर भी जा रही, क्योंकि ये लंग्स के अंदर दूसरी तरीके से चल रही है, ये टूट के जो है ये बना रहा, ये टूट के ये बना रहा, यही बात कह रही है इतनी देर से। इतनी इस लाइन में कोई इतनी खास बात नहीं कह रखी, मतलब खास बात तो कह रखी, पर इतनी जो है खास चर्चा करने की हमें उस पर ज़रूरत नहीं है, ये इतनी बात है कि जो है कार्बोनिक हमें सिर्फ याद रखना कार्बोनिक एनहाइड्रेस बाई कार्बोनेट आयन बनाता है, और एल्वेलाई में रिएक्शन उल्टा चल रहा, ठीक है, ये बात याद रखनी। उसके बाद डाटा पॉइंट, हर 100 ml ऑक्सीजन, हर 100 ml डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एल्वेलाई को 4 ml CO2 डिलीवर करता है, और हर 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड हर 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड 4 ml CO2 डिलीवर करता है, और हर 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड 5 ml ऑक्सीजन डिलीवर करता है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या है, रेगुलेशन। पर भाई ये नोट्स आप जब पढ़ोगे ना, मतलब मजा आ जाएगा आपको एक बार कि हाँ, आज से पहले ऐसे नहीं पढ़ी थी CRT, मतलब अंदर से फीलिंग आएगी कि हाँ भाई कुछ तो पढ़ा, ठीक है। भाई तुम मुझे मतलब इतनी देर में पढ़ के नहीं बता सकते एक चैप्टर को, ठीक है। Human beings have significant ability to maintain and moderate the respiratory rhythm to suit the demand of the body tissue. This is done by neural system। भाई अगर कोई लाइन की हिंदी बता दे तो बात है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जिस इंसान जो है ना, मतलब इंसान अपने सांस लेने के तरीके को एक तरीके से मैं कहूँ तो कंट्रोल कर सकता है, मतलब उसे अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग, नॉट अपनी इच्छा भी नहीं कह सकते पूरी तरीके से, पर उसके अंदर एक एंटीवायरस कह सकते हो आप, मतलब एंटीवायरस तो नहीं, मैं आपको एक बढ़िया एग्जांपल देता हूँ, बहुत बढ़िया एग्जांपल, मतलब अगर बताऊँ तो हम्म, हाँ, मतलब अगर इस लाइन का देखो क्या मतलब है, इस लाइन का मतलब यही है कि जैसे मतलब एक कार इंजन का लोड के हिसाब से, मतलब रेस बढ़, अरे यार इस हम्म, तो भाई अगला पॉइंट है ये 14.5। ह्यूमन beings have a significant ability to maintain and moderate the respiratory rhythm to suit the demand of body tissue. This is done by neural system। इस लाइन का देखो सीधा मतलब यही है कि हमारा शरीर जरूरत के हिसाब से, मतलब सांस लेने की रफ्तार तेज और तरीके को बदल सकता है, रफ्तार मतलब रेट, और इसका पूरा कंट्रोल हमारे ब्रेन न्यूरल सिस्टम को जाता है, ठीक है, इसके पास होता है। मतलब इसे थोड़ा डिटेल में बताऊँ तो इस लाइन का मतलब क्या है कि जब आप आराम कर रहे हो तो देखा होगा आपने कि टिश्यू तो टिश्यू को ऑक्सीजन कम चाहिए, लेकिन जब एक्सरसाइज करते हो या भागते हो तो मसल को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, और वो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बनती है, ठीक है। इस डिमांड को पूरा करने के लिए सांस तेज चलने लगती है, भाई इस डिमांड को पूरा करने के लिए सांस तेज होने लगती है, ठीक है। सिग्निफिकेंट एबिलिटी टू मेंटेन एंड मॉडरेट द रेस्पिरेटरी रिदम टू सूट द डिमांड ऑफ बॉडी, ठीक है। हमारी बॉडी में एबिलिटी है कि वो खुद ब खुद सांस का स्लो या फास्ट कर ले, आपको हर वक्त सोचना नहीं पड़ता कि अब सांस सांस लेनी है, हाँ, ठीक है, डन बाय द न्यूरल सिस्टम। हमारे बारे में मतलब हमारे देखो ब्रेन में ब्रीथिंग कंट्रोल करते हैं, मतलब ब्रेन जो है ब्रीथिंग कंट्रोल करता है, ठीक है, न्यूरल सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। इस कैसे कंट्रोल करता है वो, इसके पॉइंट्स है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर अकॉर्डिंग। भाई ब्रेन तो यार पड़ा होगा ना यार, ब्रेन मान लो ये ब्रेन है, ठीक है, ये आपका मिड ब्रेन, फोर ब्रेन,
ये ब्रेन है, तो छोटा दिमाग। और ब्रेन, मिड ब्रेन, फोन्स, मेडुला, सेरिबेलम। यार ये मान लो ब्रेन है, ठीक है। ठीक है, ये मान लो ब्रेन है। तो इसमें जो है यहाँ पे, कहाँ पे, मेडुला में, मेडुला में रेस्पिरेटरी सेंटर है। इसके पास ही सारा कंट्रोल है रेस्पिरेशन का। न्यूमोटॉक्सिक सेंटर ये पोन्स में होता है, फोन्स में होता है। ये ब्रीथिंग को फास्ट या स्लो कर सकता है, इंस्पिरेशन के टाइम कम कर सकता है। कीमोसेंसिटिव एरिया, ये एरिया CO2 और H+ आयन के प्रति बहुत सेंसिटिव होता है। अगर ब्लड में CO2 बढ़ जाए तो ये ब्रेन को सिग्नल भेजता है कि जल्दी सांस लो और इसे बाहर निकालो। मतलब ये कीमोसेंसिटिव एरिया है, तो ये जो है ब्रेन को बता देगा कि भाई CO2 बढ़ गई, इसे बाहर निकाल यार कैसे भी करके, वरना ये मार देगी। ठीक है। ऑक्सीजन का रोल ब्रीदिंग रेट रेगुलेट करने में बहुत इंसिग्निफिकेंट, ना के बराबर होता है। हमारा ब्रेन CO2 देखकर ही सांस डिसाइड करता है कि ऑक्सीजन देखकर नहीं। ठीक है, हमारा ब्रेन CO2 देखकर ही सांस डिसाइड करता है, कि ऑक्सीजन देखकर नहीं, सांस डिसाइड करता है कि अभी ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन ले लेंगे भाई, ठीक है सांस ले लेंगे। हमारा ब्रेन चेक करो कि अच्छा भाई ऑक्सीजन से उससे ज़्यादा इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऑक्सीजन की जो है यार बताया आपको कि 20 से 25% कम वो है उसकी solubility, ठीक है, इस वजह से। बाकी डिसऑर्डर आपको पढ़ने हैं। डिसऑर्डर आपको अस्थमा होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ, उसकी वजह से, ट्रेगे की इन्फ्लामेशन की वजह से इम्फिज्मा होता है। एल्वेलाई की दीवार खराब हो जाती है, उनका सरफेस एरिया जो है खराब हो जाता है, एल्वेलाई की दीवार टूट जाती है, गैसेस एक्सचेंज की कमी हो जाती है। ऑक्यूपेशनल मतलब लंग्स में फाइब्रोसिस, फाइब्रस टिश्यू का बड़ा ना हो जाता है। ठीक है, मतलब यार कुछ पोल्यूशन वगैरह की वजह से ऑक्यूपेशनल, और पोल्यूटेंट, नॉट पोल्यूशन, कुछ पोल्यूटेंट की वजह से कह सकते हो आप। जैसे पोल्यूटेंट यार, सिलिकॉन पार्टिकल या कुछ भी, मतलब यार आपने फैक्ट्री में काम करते हुए देखा ही होगा लोगों को मुंह पे कपड़ा वपड़ा बांध लेते हैं, ग्लव्स वगैरह पहन लेते हैं। ठीक है, इस पूरे सेक्शन का निचोड़ ये है कि हमारा बॉडी सिस्टम बहुत स्मार्ट है। वो प्रेशर ग्रेडियंट का यूज़ करके गैसेस एक्सचेंज करता है, हीमोग्लोबिन को टैक्सी की तरह यूज़ करता है, और ब्रेन के सेंसर CO2 लेवल से डिसाइड करता है कि कब तेज सांस लेनी है। समरी, ये वो समरी है भाई एनसीईआरटी के पीछे वाली, इसमें से भी क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभी। ठीक है, ये वो भाई समरी भी नहीं छोड़ दी यार इंग्लिश में, समरी भी इंग्लिश में पढ़ा। ठीक है, सेल क्या है, बेसिक कंसेप्ट। सेल एनर्जी बनाने के लिए ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं और वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। हमारा वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है और इसे गैस एक्सचेंज में मदद करता है। रेस्पिरेशन के स्टेप्स दे रखे हैं। अच्छे कितने स्टेप दे रखे हैं भाई, 5 स्टेप हम याद कर पाए थे, 5 ही दे रखे हैं। ठीक है, वही है। ब्रीथिंग है, हवा अंदर लेना और बाहर निकालना। ठीक है, एल्वेलर एक्सचेंज, यार ये ना इससे पेन से नहीं होता, चलाएगा। ठीक है, और ब्रीथिंग एयर एक्सचेंज की हमने ऊपर बात की है। इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन प्रेशर के अंतर पर चलती है। इस पे डायफ्राम और ट्रोकोस्टी मसल मेन रोल निभाती हैं। इन वॉल्यूम को स्पायरोमीटर से नापते हैं। एक क्वेश्चन मैंने आपको ये भी पूछा था कि स्पायरोमीटर से कौन सी वॉल्यूम नहीं नाप सकते हैं, वो आपको चेक करनी है कि कौन सी वॉल्यूम नहीं नाप सकते हैं। उसके बाद गैसियस यार, उसके बाद गैसियस एक्सचेंज और फैक्टर एक्सचेंज हमेशा डिफ्यूजन से होता है। इसकी स्पीड 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है। पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का दबाव, सोल्यूबिलिटी, गैस कितनी घुलती है, थिकनेस, मेम्ब्रेन की मोटाई, इस मेम्ब्रेन की मोटाई पर भी डिपेंड करती है। ठीक है, हाँ। और ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ऑक्सीजन ज़्यादातर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनकर, देखो वहाँ मैंने बताया ना ऑक्सीजन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। यहाँ इन्होंने बताया, वहाँ पे नाम नहीं दिया था इसका, यहाँ पे नाम दिया। ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनकर चलती है लंग्स में, ये बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है 70% बाइकार्बोनेट आयन के रूप में ट्रेवल करता है कार्बनिक एनहाइड्रेस एंजाइम की मदद से। बाकी 20 से 25% हीमोग्लोबिन के साथ प्लाज्मा में घुल जाती है। अच्छा, ब्रेन कंट्रोल, ब्रीदिंग को कंट्रोल करने के लिए 2 टाइप सेंटर, एक मेडुला में, एक पोन्स में। एक का नाम न्यूमेटिक, एक का नाम रेस्पिरेटरी, एक और कीमोसेंसिटिव एरिया होता है। ये ध्यान रखना, कीमोसेंसिटिव एरिया, कीमोसेंसिटिव एरिया भी मेडुला में होता है, और रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर भी मेडुला में होता है। ठीक है, याद रखिए CO2 और H+ का बढ़ना ही ब्रेन को सिग्नल कर देता है कि सांस तेज करनी है। भाई CO2 और H+ का बढ़ना ही ऑक्सीजन को सिग्नल देता है, मतलब ब्रेन को सिग्नल देता है कि ऑक्सीजन का इसमें बहुत कम रोल है। ठीक है भाई, इसी के साथ एनसीईआरटी की हमने पूरी पढ़ ली। भाई पूरी एक चैप्टर को एनसीईआरटी में से इस तरीके से लाइन बाय लाइन पढ़ना मजाक की बात नहीं है। मजे आ गए, बेस्ट ऑफ लक। एक चैप्टर हमने कवर कर लिया, और भी करेंगे। यार ये मेरा भाई फर्स्ट टाइम था
तो थोड़ा मतलब मैं मुझे पता जहाँ तक है, मेरा कुछ तो आवाज़ वैसे ही ख़राब है और कुछ मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ रहता हूँ, और थोड़ा वे ऑफ टॉकिंग अगर अच्छा ना लगे तो उसके लिए माफ़ करना, ठीक है भाई? बाकी क्लास खत्म करते हैं।